नमस्कार, चक्षुदर्शी के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल और आज मैं आपसे बात करूंगा ऐसे मुद्दे पर जिस पर आम तौर पर आजकल बात नहीं हो रही है, क्योंकि आजकल धनखड़ साहब, हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब, जगदीप धनखड़ साहब सुर्खियों में हैं। लोग उनके ही बारे में जानना चाहते हैं, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया, वगैरह वगैरह। संसद की कार्रवाई आप दूरदर्शन पर देख ही सकते हैं, तो उसके संसद टीवी पर देख सकते हैं। इसलिए मैं आपसे आज ऐसे मुद्दे पर बात करूंगा जिस मुद्दे पर अमूमन बात हो नहीं पा रही है, और ये मुद्दा है भ्रष्टाचार का मुद्दा। भ्रष्टाचार में भारत देश का जो पूरा सिस्टम है, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, सब आकंठ डूबे हुए हैं। अभी जस्टिस वर्मा का केस आपके सामने है। अब महाभियोग संसद में भी चलने की सूचना है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सुनवाई के लिए बेंच बना रखी है। तो भ्रष्टाचार चहुओर व्याप्त है, संसद से लेके सड़क तक, और और संसद से लेके पंचायत तक। लेकिन इस भ्रष्टाचार के समापन के लिए पिछले 80 साल में हमने जितने भी प्रयास किए, हमारी सरकारों ने जितने प्रयास किए, उसकी स्थिति बड़ी वही हुई जैसे जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ताप सुरूप दून कपि रूप दिखावा। यानी कि जैसे जैसे सुरसा, भ्रष्टाचार की सुरसा अपना मुंह बढ़ाती है, वैसे वैसे जो हमारी सरकारी कार्रवाइयाँ वो बौनी पड़ती जाती हैं। अभी हाल ही में NCIR की एक रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट में बड़े चौंकाने वाले तथ्य हैं। उसमें ये तो नहीं बताया गया कि किस विभाग ने कितने अरब का, कितने करोड़ का, कितने डॉलर का, कितने रुपए का भ्रष्टाचार किया, लेकिन एक ग्रेडेशन इस लिस्ट में किया गया है। और ये NCIR की लिस्ट इनकी वेबसाइट पर भी डली है, लेकिन चूंकि अभी पूरा देश राजनीति में उलझा हुआ है, इसलिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उसे बहस करने की फुर्सत नहीं है। मैंने फुर्सत निकाली है क्योंकि मुझे मालूम है कि राजनीति पर तो बहस होती रहेगी, वो तो बंद होने वाली नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार पर भी बहस होनी चाहिए। और भ्रष्टाचार पर बहस इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसके जरिए हमारे देश में एक घुन लग गया है। आप देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर कितना करोड़ रुपया कमाया गया। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, लेकिन उस पैसे को हमारा सुप्रीम कोर्ट छीन नहीं पाया। असंवैधानिक तरीके से वसूले गए पैसे को लोगों को वापस नहीं कर पाया, राजसात नहीं कर पाया। तो ये हमारी अक्षमता है। बहरहाल वो एक अलग पहलू है कि सरकार सक्षम है या असक्षम है भ्रष्टाचार को रोकने में, लेकिन जो NCIR की रिपोर्ट है वो बड़ी दिलचस्प है। अब आप कल्पना कीजिए और सोचिए कि इस रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के मामले में हमारे हिंदुस्तान का कौन सा महकमा नंबर 1 पायदान पर हो सकता है। इस रिपोर्ट में 10 पायदान बनाए गए हैं, और विभाग तो इतने सारे हैं, सबके बारे में रिपोर्ट ने अलग अलग कहा है, लेकिन 10 बिंदु जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पायदान पर कौन कहाँ है, ये जानने में आपकी दिलचस्पी जरूर हो सकती है। तो मैं रहस्य से पर्दा उठा देता हूं, क्योंकि देखिए धनखड़ साहब तो अपने इस्तीफे के रहस्य से पर्दा उठाएंगे नहीं, लेकिन मैं NCIR की रिपोर्ट के हिसाब से जो भ्रष्टाचार में देश में नंबर 1 महकमा है उसका नाम आपको बता देता हूं। और ये महकमा है खाकी वर्दी का महकमा, यानी पुलिस का, सेना का नहीं, पुलिस का। पुलिस हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट पुलिस है, चाहे वो उत्तर की हो, चाहे दक्षिण की हो, चाहे पूर्व की हो, चाहे पश्चिम की हो। FIR लिखवाने से लेके गिरफ्तारी तक, चालान पेश होने तक, आप पुलिस कुछ भी कर सकती है। आप बस पैसा दे दीजिए, पुलिस से कोई भी काम करा लीजिए। कानूनी, गैर कानूनी, नैतिक, अनैतिक, सब काम में पुलिस मुस्तैद रहती है। पुलिस का काम तो देशभक्ति जनसेवा का है, लेकिन पुलिस की देशभक्ति जनसेवा भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द घूमती है। थाने में बैठने वाले सिपाही से लेकर के, और जो पुलिस महानिदेशक होते हैं, अब तो राज्यों में पहले IG हुआ करते थे, इंस्पेक्टर जनरल, उन तक भ्रष्टाचार ने अपनी पहुंच बना रखी है। और रोज लानत मलानत होती है, अदालतें डांटती हैं, सरकारें डांटती हैं, विधानसभाएं डांटती हैं, संसद डांटती है, लेकिन पुलिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस पर फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हमारी जो पुलिस है हिंदुस्तान की, अभी भी अंग्रेजों के ज़माने की पुलिस है, और अब
थोड़ी थोड़ी सनातनी पुलिस हो गई है। वो धर्म कर्म के मामले में दिलचस्पी रहने लगी है, कांवड़ियों के पैर दबाने लगी है, लेकिन भ्रष्टाचार से उसने तौबा नहीं की है, कर भी नहीं सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो पुलिस है और वो अपने आप में सबसे अलग है। मैंने तो दूसरे देशों की पुलिस भी देखी है, चीन की देखी है, अमेरिका की देखी है, जापान की देखी है, लेकिन मुझे अपनी पुलिस पर गर्व है, क्योंकि वो देश की सबसे ज़्यादा भ्रष्ट पुलिस है। चलिए, अब पुलिस के भ्रष्टाचार से आप कहीं ना कहीं तो दो चार हुए होंगे, आप नहीं हुए होंगे, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, कोई ना कोई पुलिस के भ्रष्टाचार से दो चार हुआ होगा। चाहे आप पासपोर्ट का वेरिफिकेशन भी कराने जाएं, जो आजकल ऑनलाइन होता है, तो उसके लिए भी जो हमारे हेड मोहर्र होते हैं, जो मुख्य लिपिक होते हैं पुलिस थाने के, वो भी चाहते हैं कि आप चाय का खर्चा तो दे ही जाएँ, 100 रुपये तो दे ही जाएँ, ज़्यादा ना दे जाएँ। तो खैर, अब दूसरे नंबर पर जो हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्ट महकमा माना जाता है, वो है राजस्व महकमा। राजस्व महकमा हिंदुस्तान का पुलिस के बाद सबसे भ्रष्ट महकमा क्यों है? इसलिए है कि ये इस महकमे का अदना सा कर्मचारी होता है, पटवारी। वो आपकी ज़मीन इधर से उधर कर सकता है, उधर से इधर कर सकता है, सरकार की ज़मीन आपके नाम लिख सकता है, आपकी ज़मीन सरकार के नाम लिख सकता है, और ऐसे कांटे बो सकता है कि आपकी पीढ़ियां अपना हक पाने के लिए लड़ती रहें। पटवारी से लेकर के सबसे बड़ा राजस्व का जो अधिकारी होता है वो कलेक्टर होता है। कलेक्टर का काम ही, मतलब कलेक्टर आजकल लॉ एंड ऑर्डर और विकास तमाम देखने लगे हैं, लेकिन असली अंग्रेजों के ज़माने का जो कलेक्टर होता था, उसका काम था राजस्व कलेक्ट करना। और राजस्व कलेक्शन का काम अब भी होता है, लेकिन अब वो बिखर गया है। तो सरकारी ज़मीनों और निजी ज़मीनों का घल्लूघारा करने में राजस्व विभाग जितना भ्रष्ट है, उसका कोई सानी नहीं है। आप बिना पैसे दिए खसरा खतौनी की नकल आज भी हासिल नहीं कर सकते, जबकि वो ऑनलाइन है, उस पर आप दस्तखत नहीं करा सकते। तो राजस्व विभाग की बल्ले बल्ले इसीलिए होती है, और इसीलिए आदमी, आप देखिए कि भारतीय जो सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IRS है, IES है, और आपका IPS है, इन सब में सेलेक्ट होने के बावजूद भी आदमी की इच्छा होती है कि वो राजस्व सेवा में जाए, कलेक्टर बने, तभी उसकी चांदी हो सकती है। और इसका मुख्य कारण है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार ही आकर्षित करता है लोगों को अपनी तरफ, और यही भ्रष्टाचार इस देश की तंत्र की भी सेवा करता है। अगर राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार न हो तो आप देखें सरकारें चल नहीं सकती। तीसरे नंबर पर आते हैं स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय से मतलब है नगर पालिकाएं, नगर परिषद, नगर निगम। यहाँ आपको सफाई, निर्माण कार्य और टैक्स जो होते हैं, हाउस टैक्स वगैरह, इन सब के लिए, नामांतरण, इन सब के लिए इतना पैसा देना पड़ता है कि बिना पैसे आपका काम हो नहीं सकता। चाहे वो चंडीगढ़ की आपकी नगर पालिका निगम हो, चाहे महापालिका बम्बई की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे ग्वालियर की हो, चाहे किसी छोटे से गांव की हो, अलीराजपुर की हो। भ्रष्टाचार चरम पर है। तीसरे नंबर का विभाग है स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर जो निगम होते हैं दूसरे। चौथे नंबर पर इस रिपोर्ट में NCIR की रिपोर्ट में रखा गया है पंचायत को। पंचायती व्यवस्था को लेकर के हमारी भारत की सरकार शुरू से चिंतित रही है, और पंचायती राज कायम करने के लिए कितनी कोशिशें की गई, संविधान में संशोधन किए गए, नए कानून बनाए गए पंचायतों को अधिकार देने के लिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण कर, जैसे जैसे सत्ता का विकेंद्रीकरण करके पंचायतों तक अधिकार भेजे गए निर्माण के, मंजूरी के, विकास के, वैसे वैसे हमारी पंचायतें भ्रष्ट हो गई। और अब तो स्थिति ये है कि पंचायतों में आरक्षण के बाद जो महिला वार्ड होते हैं, वहाँ अगर महिला प्रतिनिधि चुनाव जीतती हैं, चाहे वो पंचायत के सरपंच का चुनाव जीते, चाहे अपने जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव जीते, उनके पति महोदय काम करते हैं। और इस व्यवस्था को आज तक हिंदुस्तान की कोई राज्य सरकार रोक नहीं पाई है, क्योंकि भ्रष्टाचार तो सबको चाहिए। भ्रष्टाचार का अचार इतना स्वादिष्ट होता है कि कोई छोड़ना नहीं चाहता, चाहे पुलिस हो, चाहे राजस्व हो, चाहे स्थानीय निकाय हो, चाहे पंचायत हो। अब 5वें नंबर पर आइए। 5वें नंबर कौन भ्रष्ट हो सकता है, कल्पना कीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता देता हूँ। 5वें नंबर पर हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट विभाग है विद्युत आपूर्ति विभाग।
विद्युत आपूर्ति विभाग में इतना भ्रष्टाचार है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कनेक्शन लेने से लेके कनेक्शन कटवाने तक के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। बिजली का खम्भा दाएं से बाएं कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। और तो और जो आपके घर पर मीटर लगते हैं, आजकल तो बड़े बड़े आधुनिक मीटर आ गए हैं, उनकी रीडिंग्स सही कराने के लिए भी आपको पैसा देना पड़ता है, क्योंकि मशीनें तो गड़बड़ कर ही रही हैं। और उनको ठीक करा करके अगर आपके पास पैसा है तो आप मन चाहे रीडिंग पा सकते हैं, मन चाहे बिल दे सकते हैं, और सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी सीधा अवैध कनेक्शन लेकर के अपना बिजली के काम चला सकते हैं, खेत पर चला सकते हैं, इंडस्ट्री में चला सकते हैं, दुकान में चला सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, अगर आपके पास भ्रष्टाचार को साधे रहने के तरीके हैं। तो इस तरीके से ये 5वें नंबर पर हो गई हमारा बिजली विभाग। और आप देखें हमारे मध्य प्रदेश में तो बिजली मंत्री बिजली विभाग का काम छोड़ के सब कुछ करते हैं, क्योंकि वहाँ तो उन्हें मालूम है भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको वो रोक नहीं सकते। 6 नंबर पर आता है हमारा जो RTO होता है, क्षेत्रीय परिवहन या परिवहन विभाग कह लीजिए, उसके अलग अलग कार्यालय होते हैं, जिला होता है, क्षेत्रीय कार्यालय होता है, वहाँ भारी भ्रष्टाचार होता है। वहाँ तो स्थिति ये है कि अब जो उस विभाग का मूल कर्मचारी है, मूल अधिकारी, वो अपने सीट पे बैठता नहीं है, उसने अपनी सीटें ठेके पर उठा दी हैं। हमारे मध्य प्रदेश में तो रोज़ खबरें छप रही हैं कि पूरा जो परिवहन विभाग का दफ्तर है वो ठेके पर उठा हुआ है, और सबको घर बैठे पैसा मिल जाता है। क्योंकि आप ड्राइविंग लाइसेंस से लेके गाड़ी के पंजीयन से लेके गाड़ी के ट्रांसफ़र अगर आपको किसी दूसरे के नाम करना है, उसको लेकर के आपको किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ी ले जाना है, उसके लिए सबके लिए पैसे देने पड़ेंगे। बिना पैसे तो यहाँ आपकी सीख नहीं सरकती, हमारे यहाँ कहते सीख नहीं सरकती, यानी आपकी फाइल इधर से उधर जा नहीं सकती और अधिकारी के दर्शन आपको हो नहीं सकते। दलालों के जरिए पूरा विभाग चल रहा है, और इस परिवहन विभाग की आमदनी से दुनिया की तो छोड़ दीजिए, मुझे पता नहीं, लेकिन हिंदुस्तान की आधी सरकारें चलती हैं। सरकारों में बैठे मंत्री अधिकारियों के घर चलते हैं, लेकिन माई का लाल कोई पैदा नहीं हुआ जो इस परिवहन कार्यालय के छोटे से लेके जिला स्तर के दफ्तर से लेकर के प्रदेश स्तर के दफ्तर तक पर भ्रष्टाचार में रोक लगा दें। 7वें नंबर पर बताइए कौन हो सकता है? आप कहेंगे 7वें नंबर पर आप कुछ ऐसा लाएंगे जो पहले नंबर पर होना चाहिए। निश्चित तौर पर इस NCIR की रिपोर्ट में 7वें नंबर पर अस्पतालों को रखा गया है, सरकारी अस्पतालों को। जिन सरकारी अस्पतालों में आपको OPD में जाना है, डॉक्टर को दिखाना है तो पैसे चाहिए, पर्चा बनवाने के लिए भर्ती होना है तो पैसे चाहिए, और भर्ती हो गए तो अब अस्पताल में आपको अगर पलंग चाहिए तो पैसे चाहिए, आपको बिजली वो पंखा चाहिए तो पैसा चाहिए, और दवाइयाँ तो आपको बाज़ार से लानी पड़ेंगी, क्योंकि सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ मिलती नहीं हैं। तो नर्स से लेके वार्ड बॉय से लेके डॉक्टर से लेके विशेषज्ञ तक सबसे, अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं, आप अपना इलाज कराना चाहते हैं, तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। इस लिहाज से हिंदुस्तान के जो सरकारी अस्पताल हैं वो 7वें नंबर पर आते हैं भ्रष्टाचार के मामले में। और हमारे यहाँ जिला अस्पतालों की तो छोड़ दीजिए, जो PHC कहलाते हैं, छोटे छोटे प्राथमिक चिकित्सालय होते हैं, वहाँ पर भेड़ बकरियाँ बांधी जाती हैं, वहाँ पर नर्सें और डॉक्टर तैनात किए जाते हैं, लेकिन वो काम करने नहीं जाते। तो इसी वजह से आप देखें कि हिंदुस्तान में अभी भी संस्थागत प्रसव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और कुपोषण से बच्चे बड़ी मात्रा में मर जाते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है, उसे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। अब 8वें नंबर पर आइए। 8वें नंबर पर आप भ्रष्टाचार पे कौन हो सकता है बताइए? विभाग तो बहुत सारे हैं, कल्पना कीजिए, नहीं कर पा रहे। चलिए मैं बताता हूँ। 8वें नंबर पर हिंदुस्तान का शिक्षा विभाग आता है। शिक्षा विभाग में पहली कक्षा में नाम लिखाने से लेकर के और PhD की डिग्री तक लेने तक, और जो अतिथि शिक्षक से लेके और प्राध्यापक और कुलपति बनने तक आपको हर कदम पर पैसा देना पड़ता है। बिना पैसे दिए आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। शिक्षा तो बहुत दूर की बात है। फिर शिक्षा के, ये बात सरकारी स्कूलों में कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट स्कूलों में तो जा ही नहीं रहा हूँ मैं, कोचिंग फोचिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ।
सरकारी स्कूल का जो शिक्षक है उसके ऊपर उसको गरीब की जोरू सरकार समझती है, उसके ऊपर दुनिया के सारे काम डाल दिए जाते हैं। टीकाकरण हो, मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण हो, घर घर कोई प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का संदेश भेजना हो, कार्यक्रमों की सरकारी कार्यक्रमों के लिए भीड़ जमा करनी हो, शिक्षा विभाग। और शिक्षा विभाग में खरीद फरोख्त किताबों की हो, फर्नीचर की हो, इंस्ट्रूमेंट्स की हो, सब में भ्रष्टाचार। कोई माई का बाप कह रहा हो, माई का लाल रोक नहीं सकता। और 9वें नंबर पर भ्रष्टाचार में कौन सा आता है विभाग, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे, मैं भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन 9वें नंबर पर इस सूची में है, NCIR की सूची में शहरी विकास विभाग को रखा गया है। शहरी विकास विभाग हमारे हिंदुस्तान में जो शहरी विकास का जो मौजूदा परिदृश्य है बहुत घातक है। अभी आपने देखा मानसून चल रहा है, कोई शहर हिंदुस्तान का ऐसा नहीं है जिसमें जल भराव ना हो, जिसमें गंदगी के पहाड़ ना लगे हों, जिसमें आदमी का जीवन दूभर ना हो, अतिक्रमण ना हो, और जहाँ जिसकी मर्जी हो वहाँ उसने मकान न बनाया हो, चाहे वो नदी का किनारा हो, चाहे नाले का किनारा हो, चाहे नाली का किनारा हो, सरकारी ज़मीन हो, चाहे वो पुरातत्व की ज़मीन हो, कोई नहीं छोड़ना चाहता। शहरी विकास में भ्रष्टाचार की स्थिति ये है कि आप चाहें तो किसी भी जगह सरकारी जगह पर कब्जा करके उसे अपना बता सकते हैं, वहाँ निर्माण की गारंटी ले सकते हैं। और अगर आप विकास कार्यों के नाम पर शहरी विकास में पैसा चाहते हैं तो उसमें भी भ्रष्टाचार की गंगा पूरे प्रवाह के साथ बहती है, चाहे सड़क निर्माण हो, चाहे नाली निर्माण हो, चाहे खरंजा निर्माण हो, चाहे बिजली लगना हो, चाहे शौचालय बनना हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था करना हो, चाहे जो जलमल निकासी का इंतजाम करना हो, सब में भ्रष्टाचार। और थोड़ा बहुत नहीं, आकंठ भ्रष्टाचार है। और इसी कारण से मैं देखता हूँ दुनिया तमाम घूमने के बाद कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से लेकर के और छोटा गांव तक इस समय नर्क बना हुआ है। वहाँ जो जीवन का स्तर है नारक की स्तर है। वहाँ दो दुनिया होती है, तो बहुत ऊपर लोग रहते हैं जिन्हें इस भ्रष्टाचार से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इस भ्रष्टाचार में आहुति देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, या वो लोग रह रहे हैं जो भ्रष्टाचार के लिए अपने साधन नहीं जुटा पाते और नारक की स्थिति में जीवन जीने के लिए मजबूर होते हैं। और आखिरी जो 10वां विभाग है वो विभाग है कौन सा बताइए, वो विभाग है आयकर विभाग, वो विभाग है GST विभाग, करारोहण का। तो इस विभाग में भी अंधाधुंध भ्रष्टाचार है। आप देखिए कि जो हमारा कराधान वसूली का विभाग है उसमें इतने चोर दरवाजे छोड़े गए हैं। जो आप एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं ITR, उसको भरवाने के लिए उसके प्रावधानों से बचने के लिए इतना भ्रष्टाचार इस विभाग में है जिसकी कोई सीमा नहीं है। GST के निर्धारण में, GST की वसूली में भ्रष्टाचार आकंठ है। आज भी इस देश में बिल, किसी भी चीज़ की खरीद फरोख्त का बिल आपके हाथ में आ जाए, ये बड़ी बात है। तो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे इस देश के कल्याण के लिए आप सब प्रार्थना कीजिए। विभाग तो बहुत से हैं, लेकिन ये 10 विभाग आइडेंटिफाई किए गए हैं क्षमा करें, और इनके बारे में बाकायदा वेबसाइट पर, सरकारी वेबसाइट पर, NCIR की वेबसाइट पर रिपोर्ट डाली गई है। अब इसके बाद भी संसद की आंख न खुले, अदालत की आंख न खुले, सरकार की आंख न खुले तो कोई क्या कर सकता है। हम और आप तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि अच्छे दिन आए और ये देश भ्रष्टाचार से मुक्ति पाए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो मित्रों में बांटिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।